एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन पार्ट पे डिस्कशन को स्टार्ट कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन के अंदर ही आने वाले टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब जो रिफ्लेक्शन में दोस्तों सबसे पहला बात आता है वो प्लेन मिरर का आता है। तो प्लेन मिरर के केस में अब हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है जब हम लोग उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर भी कहते हैं। यानी जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को एक प्लेन मिरर के सामने रखें तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म होगा, कैसा फॉर्म होगा, ये तीनों बात हम लोग को जानना है। तो एक प्लेन मिरर कैसा दिखता है तो ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। मान लीजिए ये एम है और ये एन है, तो ये एम एन एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर के केस में इमेज कैसा फॉर्म होगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो कि ए बी है उसको कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं इस प्लेन मिरर से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा इस प्लेन मिरर पे। तो आप लोग बोलिएगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसे रे निकालेगा अपने से, तो इस बात को समझिए। जैसे एक बच्चा है, इसका नाम पपलू है। ठीक है, तो ये पपलू हम लोगों को विजिबल कैसे होगा। ठीक है, जैसे वो खड़ा है एक जगह पे तो वो हम लोग को विजिबल कैसे होगा। तो ये तभी विजिबल होगा जैसे जब उस पे कोई लाइट रे आके इंसिडेंट हो रहा होगा और फिर वो रिफ्लेक्ट होके हम लोगों के आंख पे आके पड़ रहा होगा। ठीक है, तो जब तक ये लाइट रे इंसिडेंट इस पे नहीं होगा तब तक ये रिफ्लेक्टेड रे भी नहीं आएगा और तब तक हम लोग पपलू को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस पे इंसिडेंट लाइट आएगा वहां पर से एक रिफ्लेक्टेड रे आएगा जो हम लोगों के आंख तक पहुंचेगा और हम लोग पप्पू को देख सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट रहता है, ये ऑब्जेक्ट पे लाइट सोर्स से लाइट आता है जो कि इंसिडेंट लाइट होता है और इससे जो रिफ्लेक्टेड रे रहता है वो प्लेन मिरर पे जाके गिरता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो कुछ लाइट रे इंसिडेंट होते हैं इस प्लेन मिरर पे। तो मान लीजिए पहला ऐसा रे जाता है। ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर पे जा रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। एक्चुअली इसको ऐसे समझिए, जैसे ये सरफेस है, इस पे ऐसा कोई रे इंसिडेंट हो। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो कोइंसाइड करेगा इस इंसिडेंट रे के साथ। ठीक है, तो जो इंसिडेंट एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा और रिफ्लेक्टेड एंगल भी जो रहेगा वो 90 डिग्री ही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितनी ही एंगल से इंसिडेंट रे आएगा उतना ही एंगल से वापस चला जाएगा। तो सेम पाथ में ही रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगा। ये आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को देख के। तो इसका मतलब ये है कि ये रे जो इंसिडेंट हो रहा है वो वापस इसी रास्ते से वापस चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया। सिमिलरली फिर यहां से भी एक रे इंसिडेंट करते हैं इस प्लेन मिरर पे तो वो भी 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो ये रिफ्लेक्ट भी चला जाएगा करके। ठीक है, फिर अब अगला जो रे हम लोग ले रहे हैं वो कुछ ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है क्योंकि ये सरफेस पे नॉर्मल है तो इसको आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है उसके कारण तो ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, है ना, जो कि आर होगा। ये दोनों एंगल सेम ही होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। इंटरसेक्शन कहने का मतलब इस तरह से कोई भी रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस नहीं कर रहा है कहीं पे। इसका कहने का मतलब ये है कि इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है इस साइड में मिरर के। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब इमेज फॉर्म नहीं होता है रिफ्लेक्टेड रे से या इंसिडेंट रे से तो हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिनरी इंटरसेक्शन लेने के लिए सारे रे को आगे बढ़ा देते हैं। तो वही करते हैं हम लोग यहाँ पे। इस वाले रे को आगे बढ़ा दिए, इस वाले रे को भी आगे बढ़ा दिए। ठीक है, और इस वाले रे को भी आगे बढ़ा दिए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक पॉइंट पे जाके आखिरकार ये कट करता है। ठीक है, और जहां पे कट करेगा वहीं पे इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है इसका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब ये स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रहा है, ये स्क्रीन के अंदर फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज भी है और इरेक्ट भी है। इरेक्ट कहने का मतलब आप लोग जान रहे हैं वो सीधा है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है। ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो ये जो इमेज है, इमेज का जो हाइट है, मान लीजिए h हाइट है इस इमेज का,
तो ये हाइट जो है वही हाइट यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, उसी हाइट का इमेज भी फॉर्म होगा, यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और इमेज का जो हाइट है वो सेम ही रहेगा। और एक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो प्लेन मिरर से जो इसका डिस्टेंस होगा इमेज का, ठीक है, यानी मान लीजिए यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मिरर के अंदर भी 1 मीटर के बाद ही ये इमेज फॉर्म होगा। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स था ये इमेज फॉर्म करने का, जो प्लेन मिरर में हो रहा था किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पे कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखा है चारों कैरेक्टरिस्टिक को। तो देखिए क्या क्या है, सबसे पहला क्या है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ये आप लोग समझिए क्या होता है वर्चुअल और क्या होता है इरेक्ट। दूसरा है सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इस ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज है, ठीक है। और तीसरा क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो इमेज का भी डिस्टेंस के बराबर होगा मिरर से, ठीक है, ये बात भी मैंने बता ही दिया। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब जो चीजें हम लोगों को राइट में दिख रही होगी वो लेफ्ट में अब दिखेगी, ठीक है, और जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखे होगा। जैसे कि आप लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप लोगों को दिखता होगा कि आप लोगों का जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड वहां पे अपीयर होता है और लेफ्ट वाला जो हैंड है वहां राइट हैंड अपीयर होता है। इसी चीज को हम लोग लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये प्लेन मिरर के केस में था कि कैसे इमेज फॉर्म होता है जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो दोस्तों प्लेन मिरर के बाद जो अगला बात आता है रिफ्लेक्शन के अंदर, वो आता है स्फेरिकल मिरर्स का, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे। तो वो क्या होता है, तो जानिए कि स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है इसका रीजन आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब मैं डिस्कस करूंगा टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी क्या है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आखिर बना कैसे स्फेरिकल मिरर से, तो उसको समझिए। तो स्फेरिकल मिरर जो है आप जानते हैं वो स्फेयर से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो स्फेयर जो है वो इस तरह ही दिखता है कुछ, ठीक है। एक्चुअली ये सर्कल है लेकिन आप लोग कंसीडर कीजिएगा ये एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों को एक मतलब सर्कल की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है, एक हॉलो स्फेयर है जो कि ग्लास से बना हुआ है। हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर कहने का मतलब उसके कैविटी जो है वो खाली है, ठीक है, भरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के केस में क्या करते हैं हम लोग, ये जो है इसको हम लोग ऐसा कट करते हैं कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटा बचा हुआ पार्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इस पार्ट में कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं यानी पॉलिशिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम लोग अंदर वाले पार्ट पे पॉलिश करें यानी इस स्फेयर के इनर पोर्शन में जब हम लोग पॉलिशिंग करेंगे तो इस तरह का मिरर कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक है। और जब हम लोग ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके आउटर पोर्शन पे कोटिंग करें या पॉलिशिंग करें तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को एक जैसा ये नहीं दिखना चाहिए, ये क्योंकि कॉन्वेक्स को इस तरह भी हम लोग कहते हैं दिखाते हैं, तो ये दोनों सेम ही चीज है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग उल्टा कर दिए हैं, ठीक है। तो मेन चीज ये चेक करना है कि हम लोगों को इनर पोर्शन और आउटर पोर्शन कोटिंग का पहचानना है। अगर इनर पोर्शन में कोटिंग किया गया है तो वो कॉन्वेक्स है और आउटर पोर्शन में कोटिंग किया गया है तो वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल आप लोगों को पिछले लेक्चर में दिया था, वो एक स्पून का दिया था जो कि चम्मच होता है। तो चम्मच ऐसा कुछ दिखता है, तो ये चम्मच का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग कॉनकेव कहते हैं। और कॉनकेव में जानते हैं हम लोग कि रियल इमेज फॉर्म होता है। तो आप लोग जब कॉनकेव मिरर मतलब एक चम्मच को देखिएगा तो उसका ये वाला पार्ट कॉनकेव होता है और इसमें जब देखिएगा तो आप लोगों को दिखेगा कि ये जो इसमें इमेज फॉर्म हो रहा है वो इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टा दिख रहा है। और जस्ट इसको उल्टा कर दीजिएगा यानी ये वाला पार्ट जो है एक चम्मच का वो पार्ट कॉन्वेक्स पार्ट है और इसमें जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इरेक्ट है, वो सीधा है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार करके देखिएगा अपने घर पे, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। कि तो दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, यानी ये जो स्फेरिकल मिरर्स था कॉनकेव और कॉन्वेक्स उससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोगों को जानना होगा ताकि हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है, तो उस टाइम वो ये सब चीज का हेल्प पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या है, तो सबसे पहला है एपर्चर के बारे में। एपर्चर क्या होता है, तो जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का जो जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है यानी जितना पार्ट जो हम लोग के रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल रहता है उसको हम लोग एपर्चर कहते हैं। कहने का मतलब जैसे इसी मिरर में देखिए ये कॉनकेव मिरर है और इसमें ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है पूरा इसको हम लोग कहते हैं एपर्चर, ठीक है।
और वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, द पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अपर्चर, एपीबी इज द अपर्चर इन दिस मिरर। ठीक है, यानी ये जो एपीबी वाला जो पाथ है, यही वाला पाथ जो है रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है। इसको छोड़ के अगर हम लोग कहीं पे भी रे को इंसिडेंट करें, वहां से हम लोगों को रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अपर्चर के बारे में बात था। दूसरा बात आता है पोल का। तो पोल क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी ये जो एपीबी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यानी ये पूरा सरफेस, इसका सेंटर जो यानी बीच पॉइंट, वो कहाँ पे होगा, बीच वाला पॉइंट। ठीक है, तो बीच वाला पॉइंट जहाँ पे होगा उसी को हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था इसका सेंटर, उसी को पोल कहते हैं और पी इज द पोल। ठीक है, तो दोस्तों जो अगला टर्म आता है वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझिए क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक स्फीयर से ही जब हम लोग कट करते हैं एक स्मॉलर पोर्शन को, वही से मिरर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो स्फीयर का एक अपना सेंटर होता होगा। ठीक है, तो ये जो स्फीयर का सेंटर है वो एक छोटे वाले पार्ट का भी सेंटर होता है। ठीक है, और यही सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट, यानी ये वो बड़े वाले स्फीयर का ही सेंटर है। ठीक है, जहां से ये मिरर बनता है। ठीक है, और सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको सी से डिनोट करते हैं। वही चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर हम लोग इस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बड़ा वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो सी है, सी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगला चीज आता है दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि वैसा स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रहा हो। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर रहा है और पी जो पोल है उससे भी पास कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर रहा है और पोल से भी पास कर रहा है। इसी चीज को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो अब अगला टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि हम लोग जानते हैं ये जो मिरर है ये एक बड़े वाले स्फीयर से बना हुआ है। तो स्फीयर का जो रेडियस होता है, ठीक है, वही चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग जानते हैं कि ये एक स्फीयर से हम लोग छोटा सा पार्ट काट के ये मिरर निकाले थे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो एक स्फीयर का ही सेंटर था। तो ये सेंटर जो है, इसी से जब हम लोग रेडियस निकालेंगे ये बड़े वाले स्फीयर का, तो वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, ये जो पीसी डिस्टेंस है, यानी ये सेंटर से स्फीयर तक के जो यहाँ पर तक का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। पीसी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये जो पीसी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं मिरर के केस में। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो प्रिंसिपल फोकस का। तो वो देखिए वो क्या होता है। तो दोस्तों जो हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को लेके एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे तो क्या होगा वो देखिए। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर के केस में क्या होगा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसको इंसिडेंट कराते हैं कॉन्केव मिरर पे। तो पैरेलल कहने का मतलब ऐसा कुछ लाइट रे होगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग इंसिडेंट कराएंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो एक ऐसा पॉइंट से रिफ्लेक्ट करता है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट पे ये दोनों लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो कन्वर्ज करता है, यानी मिलता है जाके। कन्वर्ज करने का मतलब जाके मिलता है, क्रॉस करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये कॉन्केव के केस में था। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट करता है जो, और पैरेलल किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाला जो एक्सिस उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं जहां पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या कहता है, ये फोकस से डाइवर्ज करता है, मतलब दूर जाता है। तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये इससे दूर चला जाता है। इसको जाना चाहिए था फोकस पे, लेकिन ये इससे दूर चला जाता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है। यही रीजन था कि कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यानी कॉनकेव में पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जो आता है वो फोकस पे जाके कन्वर्ज करता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो डाइवर्ज कर जाता है फोकस से, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट पे लिखा है कि कंसीडर ए पैरेलल बीम ऑफ रेज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर। In case of concave mirror, the parallel beam after reflection converges at a point F.
यानी ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ कन्वर्ट करता है, तो एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट एफ, पॉइंट एफ से दूर भागता हुआ नजर आता है, उसी को हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों जो अब लास्ट टॉपिक बचा है वो है फोकल लेंथ के बारे में। तो फोकल लेंथ को समझिए क्या है। तो दोस्तों जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस और पोल को जब लोकेट करेंगे, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी चीज को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। यानी ये जो पीएफ है यही फोकल लेंथ कहलाता है, और इसको जनरली हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है, इसी चीज को स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी चीज को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ और ये जो आपका रेडियस था पूरा, यानी ये जो पीसी जो था, इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते थे, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसके बीच में एक रिलेशन भी रहता है, वो क्या रहता है, तो देखिए ये जो फोकल लेंथ रहता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। तो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन देखा था, जो कि F = R/2 था, उसका प्रूविंग अब देखते हैं। हालांकि ये वाला प्रूविंग आपके एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन और स्टैंडर्ड बुक जो है उसमें आप लोगों को ये वाला प्रूविंग मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर को लेंगे। हालांकि कॉन्वेक्स मिरर को लेके भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर को मैं यहाँ लेके कर रहा हूँ। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इस कॉनकेव मिरर पे, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, तो ये वाला। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट को जब हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जब हम लोग इस मिरर पे इंसिडेंट कराएंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ा है, कि जब भी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक करता है तो वो हमेशा फोकस से होके पास करता है, कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये क्या करेगा, फोकस से होके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। तो अब क्या है कि हम लोग ये सी पॉइंट से ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, और इसको मान लीजिए एम नेम दे देते हैं। ठीक है, तो इसके ज्वाइन करने से क्या हुआ कि ये जो सीएम जो लाइन आपको दिख रहा है, ये सीएम लाइन ये नॉर्मल है इस मिरर पे, क्योंकि ये रेडियस है एक्चुअली। तो रेडियस ये स्फेयर पे नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल होने से क्या हुआ कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा था वो इंसिडेंट रे था, और इंसिडेंट रे हम लोग जानते हैं नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो कि आई से डिनोट होता है। और ये वाला जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, और उसको आर से डिनोट करते हैं। और हम लोग रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी जानते हैं कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये आई और आर इक्वल है। अभी क्या है कि ये वाला जो एंगल है, यानी MCF, ये वाला जो एंगल है ये आई ही होगा। ऐसा क्यों है, तो वो देखिए, हम लोग जानते हैं जब पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो यही चीज है, वहां पे आई है तो ये भी आई होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है MCF, ये वाला, इसको हम लोग MCF कह रहे हैं, वो एंगल आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ये एंगल आई एंगल आर के बराबर है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल MCF जो है वो एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जब हम लोग ये पूरा ट्रायंगल को देखेंगे, MCF, ये ट्रायंगल को देखेंगे, तो ये ट्रायंगल में ये कुछ ऐसा है MCF। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल R है और ये वाला एंगल I है, तो I R के इक्वल है, तो इसको हम लोग R लिख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में जो है दोनों बेस एंगल इक्वल है। तो जब बेस एंगल एक ट्रायंगल में इक्वल होता है तो उसका जो साइड होता है ये दोनों वो इक्वल हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि CF और FM, यानी CF और FM इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो बेस एंगल है ट्रायंगल का वो इक्वल है। रीजन क्या होगा इसके पीछे का? तो बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो MCF आर इक्वल। तो यही रीजन था कि ये दोनों साइड भी इक्वल हो गया, जो कि है CF
और एम। दोस्तों जब अगला बात ये है कि हम लोग जो ये अपर्चर ले रहे हैं ये बहुत छोटा सा अपर्चर ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये तो एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है, उसका बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। तो जब हम लोग छोटे से अपर्चर को कंसीडर करेंगे तब जो है ये वाला जो एमएफ है वो पीएफ के बराबर होगा। यानी जब हम लोग छोटे से अपर्चर पे बात करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है वो बराबर ही होगा। तो वही चीज हम लिख रहे हैं कि सिंस वी आर टेकिंग ए स्मॉल aperture, so that's the reason कि ये MF जो है वो PF के बराबर होगा। ठीक है। और दोस्तों ये जो PC है, यानी ये PC, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। वो CF प्लस PF है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का सम है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CF प्लस PF। और ये जो CF है दोस्तों वो FM के बराबर है। यहां पर से इस इक्वेशन को मान लीजिए 1। तो इक्वेशन 1 से हम लोग देख रहे हैं कि CF जो है वो FM के बराबर है और FM जो है वो एक्चुअली PF के बराबर है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग CF के जगह पे PF लिख सकते हैं, क्योंकि CF FM के भी इक्वल है और FM जो है वो PF के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे इसको PF ही लिख देते हैं CF को, और एक PF पहले से है और ये PC है। और PF एक्चुअली में है क्या, तो वो फोकल लेंथ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस और ये जो पोल है इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग PF को F लिख सकते हैं और ये वाले PF को भी F लिख सकते हैं। तो PC जो है वो क्या आ गया, और PC दोस्तों क्या है, PC जो है ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो PC को हम लोग कैपिटल R से रिप्लेस कर सकते हैं और ये जो F प्लस F है वो 2F देगा हम लोगों को। तो हम लोगों के पास आ गया वो रिलेशन R इज इक्वल टू 2F। और इसी चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू R/2। तो हम लोगों के पास ये वाला रिलेशन प्रूव हो गया कि हमेशा फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो यही प्रूविंग था इसका। इसी तरीके से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है रूल्स टू डिटरमाइन पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। यानी जब भी हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के केस में, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उससे इंसिडेंट रे निकलेगा और मिरर पे जाएगा। तो वो इंसिडेंट रे के जाने से क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा वापस। तो वो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कैसा होगा अब हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले केस में जो पहला रूल है वो क्या कहता है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। एक्चुअली ये प्रिंसिपल फोकस जब हम लोग पढ़ रहे थे उसी टाइम पे देख चुके थे कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा तो उस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, वो फोकस से पास करता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। यानी जब भी एक पैरेलल रे आएगा किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से ही पास करता है कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है किसके पैरेलल, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये जब भी कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट करेगा तो ये फोकस से दूर जाएगा, यानी फोकस से डाइवर्ज करेगा। यानी उसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन वो दूर जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है वो इस तरह से रहेगा, वो फोकस से दूर जाएगा। लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा वो फोकस से पास होगा। ठीक है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पहला रूल था। हाँ, ये वाला रूल हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इसको ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब आइए रूल नंबर 2 को देखते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कॉनकेव मिरर के केस में, कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके इंसिडेंट करेगा, यानी कुछ इस तरह से, कॉनकेव मिरर के केस में है ये बात, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा फोकस के होते हुए कॉनकेव मिरर में, तो वो हमेशा पैरेलली पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। ये कॉनकेव मिरर के केस। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ डायरेक्टेड किया जाता है, यानी कुछ इस तरह से, तो ये फोकस की तरफ इंसिडेंट किया है। ठीक है।
तो वो जो है वो पैरेलली पास हो जाता है किससे, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके, यानी ये जो इंसिडेंट रे आया वो रिफ्लेक्ट होकर चला गया पैरेलली किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में था, और कॉन्केव मिरर के केस में कुछ इस तरह से पास करेगा। वही चीज वहां स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है कि ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर और a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror emerges parallel to the principal axis after reflection। हमेशा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास कर जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में, पहले केस में तो फोकस से होकर ही पास हो रहा था, और कॉन्वेक्स वाले केस में जो है वो फोकस पे डायरेक्टेड था और पैरेलली पास हो गया किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों अब हम लोग थर्ड रूल पे आते हैं, और ये लास्ट रूल भी है। तो कॉन्केव मिरर के केस में थर्ड रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इंसिडेंट होगा, यानी कुछ इस तरह से, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के होके इंसिडेंट होगा तो वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होकर चला भी जाता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। ये कॉन्केव मिरर के केस में था। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, यानी इस तरह से, तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट हुआ तो उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होकर चला भी जाता है, यानी इसी पाथ पे ये चला भी जाता है। तो कॉन्केव मिरर के केस में कुछ इस तरह का होगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कुछ इस तरह का होगा। तो यही चीज वहां स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है कि ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर or directed towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path। यानी उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर रूल था। और अभी हम लोगों ने तीनों रूल को सीख लिया। तो अगले लेक्चर में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे अलग अलग पोजीशन पे तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होता है। ये तीनों रूल का वहां पे अच्छे से यूज होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई डाउट या क्वेरीज भी रहता है इस लेक्चर को लेके तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।